इसको मैं 1 मिनट फुल कर दूं। हम्म, ये हमने कल यहाँ तक कि पहला चैप्टर पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे दूसरा चैप्टर जो कि है इक्वेशन ऑफ स्टेट। इतना कोई ख़ास है नहीं, ठीक है। इसके अंदर हम हाइसिस से स्टार्ट करके क्या क्या कर सकते हैं, इसमें क्या क्या हम सीखेंगे कि फ्लूइड पैकेज और उसका जो इम्पैक्ट होता है वो क्या क्या पड़ेगा हमारे पास जब हम सिमुलेशन कर रहे होंगे, ठीक है। कल हमने देख लिया था फ्लूइड पैकेज कैसे डिफाइन कराना है। आज हम देखते हैं कि होती क्या है इक्वेशन ऑफ स्टेट। पैंग रॉबिन्सन, एस आर के, पी एस आर के और बहुत सारी इक्वेशन, रेडलिच कॉन्ग इक्वेशन, ये सब आपने पढ़ी होगी एक इक्वेशन ऑफ स्टेट्स में। ये बेसिकली आपको बता रही होती है कि आपका जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है और ये सारी जो प्रॉपर्टीज हैं ये किस तरह वेरी कर रही होती हैं विथ रिस्पेक्ट टू फ्लूइड पैकेजेस एंड कंपोनेंट्स। जो जिस बेसिस पे आपका ये जो पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, और अगर कोई गैस है तो जेड एन आर टी लग रहा होता है उसके लिए। ये मैंने कल भी आपको बता दिया था। खैर, थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड ये चीज है जो आपको थोड़ी सी इसका आइडिया होगा। और 1 मिनट, जी भाई। तो इसमें बेसिकली क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम ही वेरी कर रहा होता है और z की वैल्यू वेरी कर रही होती है। जहाँ के आप ये जो देख सकते हैं, ये जो z की वैल्यू की इक्वेशन है दोनों के लिए थोड़ी सी अलग है, और यही वेरी कर रही होती है जो आपकी प्रॉपर्टीज के जो पैरामीटर्स हैं उसको डिफरेंट बना रही होती हैं। सही है भाई। तो फिर आप वो ओमेगा वगैरह निकालते हैं, बहुत सारी चीजें आप निकालते थे, बीटा भी निकालते थे मेरे ख्याल से आप। तो इन दी एंड ये जो कैपिटल ए और कैपिटल बी की वैल्यू है, अगर अब मैं शॉर्ट टर्म्स में कहूँ तो ये दोनों वेरी कर रही होती है दोनों के लिए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें कैसे पता चलेगा? 1 मिनट। अब फर्ज करें कि यहाँ पे हमने हाइसिस को एक खोल के एक फाइल के अंदर हमने एन ब्यूटेन को डिफाइन करा दिया, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी शायद किया हुआ है। मैंने क्या करा, मैं फिर से दिखा देता हूँ। 1 मिनट। हाँ जी। तो मैंने एक कंपोनेंट सेलेक्ट किया एन ब्यूटेन, और उसके लिए फ्लूइड पैकेज पहले ले लिया क्या, पैंग रॉबिन्सन। सही है। और फिर क्या करा, मैंने इसका सिमुलेशन एनवायरनमेंट में मैं आया और मैंने इसके लिए, अच्छा आप देखें कभी कभार जब आप सिमुलेशन एनवायरनमेंट में आएंगे आपको आपकी चीज मिल नहीं रही होगी, एरो वैरो कहाँ चला गया, तो आप क्या करेंगे, एक होम का बटन होता है, आप वो दबाएंगे, ये खुद ही आपको उसके पास लेके आ जाएगा। सही है। तो अब इसमें मैंने अपने हिसाब से कुछ भी टेम्परेचर प्रेशर दे दिया ना, कोई इतना है नहीं। अब मैंने इसके अंदर जाके प्रॉपर्टीज में गया और मैंने इसको नोट किया, क्या यहाँ पे इसका मोलर वॉल्यूम या स्पेसिफिक वॉल्यूम भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसका मोलर वॉल्यूम नोट किया, क्या 66.46 आ रहा है मीटर क्यूब पर केजी मोल के अंदर। अब यही ये काम अगर आप दूसरी प्रॉपर्टी पैकेज को रखेंगे और फिर करेंगे तो शायद ये डिफरेंट आएगा, और मोस्ट ऑफ द टाइम ये आता भी है। जैसे एस आर के अगर मैं ले लूं, ठीक है, मैंने कम फ्लूइड पैकेज चेंज कर दिया। अब ये कह रहा है कि इन्वायरमेंट, सिमुलेशन इन्वायरमेंट के अंदर एक्टिव पे जाना है या होल्ड पे। तो हमने कहा कि भाई हमें तो जाना है एक्टिव पे, और हम गए एक्टिव इन्वायरमेंट के साथ, और हमने फिर जाके क्या करा, चेक किया। तो इसमें क्या हुआ, मोलर वॉल्यूम अगर हम देखें, 1 मिनट, 66.46 था और 66.49 हो गया। तो ये डिफरेंस आ जाता है ड्यू टू चेंज इन क्रिटिकल प्रेशर एंड क्रिटिकल वॉल्यूम और ये सारी चीजें, ठीक है। अब ये क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम हम इसमें कहाँ से चेक कर लें भाई? तो अब हम आए एनालिसिस के अंदर, हमने क्या करा, क्रिएट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ये मैं कहाँ से आया भाई, ये मैं कुछ ज्यादा ही जल्दी निकल गया। अब देखिए मैंने इसको स्ट्रीम को खोला, सही है। स्ट्रीम के अंदर
दो चीज़ें होती हैं, एक तो वर्कशीट होती है जो आपको सारी प्रॉपर्टीज वगैरह बता रही होंगी, उसके साथ में एक अटैचमेंट्स होती हैं। आप वहां पे क्लिक करेंगे, वहां पे आप जाएंगे एनालिसिस के अंदर, यहाँ पे आप आएंगे क्या, क्रिएट करेंगे, और आपको जो प्रॉपर्टी ऑब्जर्व करनी है आप उसको क्लिक कर देंगे। जैसे मुझे क्रिटिकल प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व करनी है, मुझे क्रिटिकल वॉल्यूम प्रेशर वगैरह चाहिए, तो मैंने इस पर डबल क्लिक कर दिया, तो इसने मुझे सारी क्रिटिकल वॉल्यूम, क्रिटिकल प्रेशर और ट्रू वॉल्यूम, ट्रू प्रेशर बता दिया। अच्छा, इसमें दो चीजें बताई हुई है ना, इसमें सूडो क्रिटिकल प्रेशर भी बताता है और क्रिटिकल प्रेशर भी बताता है। सूडो क्रिटिकल प्रेशर से मुराद क्या होता है, देखें, जब भी आपके पास जब आप कंपोजिशन ले रहे होते हैं C1, C2, और फर्ज करें कि आप ये लेके जा रहे हैं C10 तक, तो आप एक चीज निकालते होंगे, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, अगर आप निकालते हैं किसके बेस पे मॉलिक्यूलर वेट, ऐसा तो नहीं है कि आप सबका मॉलिक्यूलर वेट लेते हैं, भाई यहाँ से लेके यहाँ तक सबका मॉलिक्यूलर वेट लिया आपने ऐड करके, और जितने नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हैं 10 है तो आपने डिवाइड करा दिया 10 से। ऐसा नहीं करते हम क्या करते थे, अगर आपने साइमल्टेनियस हीट एंड मास ट्रांसफर किया होगा तो हम एवरेज कैसे निकालते थे, इसकी कंपोजिशन, जैसे C1 अगर मेरे पास 0.1% है, तो इसकी कंपोजिशन मल्टीप्लाई बाय इसका मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो हम इस तरह इसका एवरेज मॉलिक्यूलर वेट निकालते थे। इसी तरह क्योंकि ये मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट है, एक स्ट्रीम है, जैसे नेप्थलीन है, नेप्थलीन का मुझे क्रिटिकल वॉल्यूम चाहिए, तो मैं नेप्थलीन के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, C1 से लेके C30 तक या C15-14 तक होते हैं मोस्टली, तो कुछ भी हो सकता है। अब मैं ये चीज जो है ना, ये यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, अभी मैं इसको दिखा दूं थोड़ा सा, ये ये जो आप देख रहे हैं ना, ये ट्रू ट्रू टेम्परेचर, ये बता रहा होता है कि उस कंपोनेंट का प्योर टेम्परेचर कितना है। ठीक है, ये वाला, यानी प्योर स्टेट में उसका टेम्परेचर कितना है। सही है। और ये जो सूडो है, ये सूडो टेम्परेचर क्या बताता है, अब अगर मैं वही आपको लेके जाऊं C1 से लेके C10 तक, ये सूडो बता रहा होता है कि कंपोजिशन वाइज अगर हम एवरेज निकाल लें सबका, तो उस मिक्सचर का क्या क्रिटिकल टेम्परेचर बनेगा। ठीक है, ट्रू टेम्परेचर क्या होगा, सबका ट्रू टेम्परेचर उनके बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर, और सूडो क्रिटिकल प्रेशर, सूडो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, उनका जो कंपोजिशन होती है उसके बेस पे उसका क्रिटिकल टेम्परेचर और प्रेशर। ठीक है भाई, तो ये इसका डिफरेंस है जो मैं आपको अभी बता दिया मैंने, और इसको याद रखिएगा, बहुत काम आएगी आपके, ये आउट ऑफ द कंटेंट बात थी ये थोड़ी सी। तो ये ठीक है, आपने देख लिया कि कैसे क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रॉपर्टीज व्यू करनी है, और अगर आपने बाकी सारी चीज़ें देखनी है तो आप प्रॉपर्टीज में आएंगे। आपने ऑब्जर्व भी कर लिया कि टेम्परेचर, प्रेशर या चीज़ें चेंज करने से क्या होता है। ठीक है भाई, और इसी तरह जब जब आप चीज़ें चेंज करेंगे, इसमें सिर्फ एग्जांपल्स हैं बहुत सारी, कि आप डिफरेंट फ्लूइड पैकेजेस पे डिफरेंट टेम्परेचर, प्रेशर कंडीशंस के ऊपर डिफरेंट रीडिंग्स नोट कर रहे होंगे, तो ये आप जैसे ही सबके पास हाइसिस आ जाए तो ये आप सब कर लिएगा। ठीक है, और इतना कोई ख़ास है नहीं। हम चले एक और देख लेते हैं कि मोलर स्पेसिफिक वॉल्यूम हमने देख लिया ऊपर, एक एग्जांपल हम खुद करते हैं। ठीक है, ये वाला केस हम ले लेते हैं फिर से, इसमें ज़रा पूरा इसने शजरा बताया हुआ है। हाँ भाई, तो कह रहे हैं कि एक स्ट्रीम इंस्टॉल करनी है जिसके अंदर टेम्परेचर कितना होगा, 500 केल्विन, प्रेशर होगा 18 एटमॉस्फेरिक, कंपोजिशन होगा ब्यूटेन, एन ब्यूटेन, और उसका मोल फ्लो होगा ये। हमें इसको SRK पे चेक करना है कि क्या इसके रिजल्ट आए हैं, यानी इक्वेशन ऑफ स्टेट के अंदर। और हम क्या करते हैं, एक दूसरे वाले के ऊपर, जैसे पेंग रॉबिन्सन के ऊपर भी चेक कर लेते हैं, जैसे अभी हमने चेक किया। ठीक है, अरे ये क्या खुल गया, ये मुझसे दूसरा वाला भी खुल गया, खैर। अच्छा भाई, हम दोनों चेक कर लेते हैं भाई, हमने अभी चेक किया, एक पे 46.46 आया, एक पे 46.49 आया, इतना कोई खास चीज है नहीं इसके अंदर ना, आप सिर्फ डिफरेंट प्रॉपर्टीज ही एनालाइज कर रहे होंगे इसके अंदर।
सही है। तो और भी चीज़ें हैं, केस स्टडी वगैरह कैसे करनी है ये मैं आपको अभी नहीं बता रहा, क्योंकि केस स्टडी हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तब हम करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा एडवांस लेवल हो जाएगा, आपके पास अभी है नहीं अपने पीसी। तो होपफुली जैसे जैसे आपके पास पीसी के अंदर हाइसिस आएगा हम कर लेंगे। जिसके पास वर्जन 10 नहीं हो रहा, वर्जन 11 नहीं है, वर्जन 10 कर लें, कोई इशू नहीं है। अब आ जाते हैं हम क्या, एक इक्विपमेंट के ऊपर, जो क्या है चैप्टर 3 में हम क्या करेंगे, पंप लगाना सीखेंगे। इसका हमारा लर्निंग आउटकम क्या है भाई, कि पंप कैसे ऑपरेट करता है हाइसिस में, उसके अंदर स्ट्रीम कैसे कनेक्ट करते हैं, और पंप की एफिशिएंसी और टेम्परेचर और प्रेशर कैसे रिलेट कर रहे होंगे। इन एडिशन टू दिस मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा कि हाइसिस के अंदर हम पंप का ग्राफ किस तरह निकालते हैं। ठीक है भाई। अब इसको कैंसिल नहीं करते, मैंने एक सिमुलेशन खोली हुई है। अच्छा, दुनिया के अंदर जितने भी पंप हैं जो आपके पास दुनिया में आपको दिखेंगे, वो पंप हमेशा टेस्ट सिर्फ एक ही फ्लूइड पे होते हैं। वो फ्लूइड क्या है, वाटर। हम मोस्टली वाटर के ऊपर पंप को टेस्ट क्यों करवाते हैं, क्योंकि वाटर एक ऐसा कंपोनेंट है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होती है, 1000 मीटर क्यूब होती है। अगर पंप उसके ऊपर चल गया तो समझे हमारा पंप एलिजिबल होता है कि हम किसी भी हाइड्रोकार्बन सर्विस पे तो आराम से चला दें उसको, क्योंकि जितने भी हाइड्रोकार्बन है वाटर से हल्के ही हैं इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी और डेंसिटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी पता होगा आपको क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ अ स्पेसिफिक कंपोनेंट ओवर डेंसिटी ऑफ वाटर। लाइक अगर मैं गैसोलीन की बात करूं, पीएमजी प्रीमियम मोटर गैसोलीन, तो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 760। ठीक है, वो इसकी डेंसिटी होती है सॉरी 760। और अगर मैं मुझे इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी होगी तो मैं क्या करूँगा, इसको 1000 से डिवाइड करा दूंगा। सही है भाई। तो ये क्या आ जाएगा, 0.76 इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है। सही है भाई। तो हमने क्या करा, वाटर ऐड कर लिया, फ्लूइड पैकेज ये आप पे डिपेंड है कि आप क्या रहने देते हैं। आप अभी कुछ भी दे, हम रहने देते हैं भाई पेंग रॉबिन्सन। ठीक है, बेसिक बेसिक इक्वेशंस पे चल रहे हैं, सिमुलेशन मोड के अंदर आते हैं फिर से। सही है। अब सिमुलेशन मोड के अंदर आ गए हम। हमने क्या करा, यहाँ से टेम्परेचर प्रेशर सब डिफाइन हुआ हुआ है, और हमने कहा कि भाई वाटर ही है इसमें अंदर। अच्छा भाई, एक चीज़ तो ये कि वाटर सारा वेपर फेज में, तो इसको ले लेते हैं 273 केल्विन, मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आ जाते हैं हम सारी चीज़ों के ऊपर। इसके बाद स्ट्रीम डिफाइन करना आपको आती है। उसके बाद आप क्या करेंगे भाई, F12 दबाएंगे, आपके पास क्या आ गया, मॉडल पैलेट आ गया। अब हर किसी की कन्वीनियंसी पे डिपेंड है कि वो मॉडल पैलेट को किस तरफ रखना चाहता है। मैं अटैच करके चल लेता हूँ, मेरे लिए आसानी होती है। ठीक है, आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं अपनी स्क्रीन के साथ, कोई इतना इशू नहीं है। तो भाई साहब, हमें क्या लगाना है, पंप। पंप एक ऐसा इक्विपमेंट है जो हमें एक जगह से फ्लूइड को जब दूसरी जगह ट्रांसफर करना होता है और उसका प्रेशर बढ़ाना होता है, तब हम यूज़ करते हैं। हमारे पास दो टाइप्स ऑफ पंप होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं भाई, दो टाइप्स ऑफ पंप हैं। एक है सेंट्रीफ्यूगल पंप और एक है पीडी पंप होता है। ठीक है भाई, फ़र्क क्या होता है दोनों के अंदर, ये बात आज देख लें और सुन लें, क्योंकि इंटरव्यूज़ के अंदर, मोस्टली इंटरव्यूज़ के अंदर बहुत ज़्यादा सवालात होते हैं इससे रिलेटेड। फ़र्क क्या होता है भाई इसके अंदर, कि सेंट्रीफ्यूगल पंप जो हमारे पास होता है, ये क्या काम करता है भाई, सेंट्रीफ्यूगल पंप ये फ्लूइड की काइनेटिक एनर्जी बढ़ा देता है। क्या बढ़ाता है भाई, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी के थ्रू ये क्या करता है, प्रेशर बढ़ाता है। पीडी पंप क्या करता है, फ्लूइड पे
एडिशनल फोर्स लगाता है, ठीक है। और फोर्स के थ्रू ये क्या करता है, प्रेशर बढ़ा देता है। अब इसकी एग्जाम्पल कैसे समझेंगे आप, देखें और से इसको समझने की कोशिश करिएगा कि काइनेटिक एनर्जी कैसे बढ़ती है किसी भी रोटेटिंग इक्विपमेंट के अंदर, सही है। जस्ट इमेजिन कि आप लोग सारे के सारे क्या कर रहे हैं भाई, फर्ज करें कि मैं गोल गोल घूम रहा हूँ, चक्कर काट रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल अपनी पोजीशन पे रह के गोल गोल घूम रहा हूँ, ठीक है। और कोई बंदा अगर मेरा हाथ पकड़ेगा तो क्या होगा, वो भी मेरे साथ घूमता हुआ उसका मोमेंटम क्या होगा, ट्रांसफर होगा। ये क्या होता है कि मैंने अपनी एनर्जी क्या कर दी, ट्रांसफर कर दी। इसी तरह यही काइनेटिक एनर्जी कैसे ट्रांसफर होती है, सेंट्रीफ्यूगल पंप में, कि अंदर उसका इम्पेलर होता है, यानी पंप के वेन के अंदर। अरे भाई ऐसा खतरनाक वेन नहीं होता, अंदर उसकी वेन के अंदर ये इम्पेलर की आई होती है, जहां पे ये इम्पेलर लगा हुआ होता है। इम्पेलर थोड़ा खूबसूरत सा होता है, मेरी ड्राइंग बहुत ज्यादा अच्छी है तो आपको ऐसा अजीब से इम्पेलर दिख रहा होगा, ठीक है। ये इम्पेलर लगा हुआ होता है, फ्लूइड आता है, ये इम्पेलर ऑलरेडी घूम रहा होता है, फ्लूइड आता है इस इम्पेलर के ऊपर यहाँ टकराता है, ठीक है। और वो इम्पेलर इसको आगे की तरफ शिफ्ट करने की कोशिश करता है, इसके अंदर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ट्रांसफर, सेंट्रीफ्यूगल एनर्जी ट्रांसफर करने की कोशिश करता है। इसी तरह क्या होता है, इसकी एनर्जी ट्रांसफर होती है और ये थ्रो होता हुआ आगे चला जाता है। और इन टर्म्स ऑफ पीडी पंप अगर हम देखें, पीडी पंप क्या करता है भाई, फर्ज करें कि मैं एक जगह पे खड़ा हुआ हूँ किसी दरवाजे के पास, ठीक है, और मुझे यहाँ पे कोई बंदा पुश करता है तो मैं कहाँ जाऊंगा भाई, आगे की तरफ जाऊंगा। तो पीडी पंप क्या करता है, इसी तरह फोर्स लगाता है फ्लूइड के ऊपर। फ्लूइड एक वेन के अंदर यहाँ पे आता है, इसका पिस्टन आता है पीडी पंप का, और वो यहाँ पे क्या करता है, फोर्स लगाता है और फ्लूइड को आगे की तरफ थ्रो कर देता है। ये एक बेसिक्स है पंप की, ठीक है। दूसरी बात, सेंट्रीफ्यूगल पंप का जो कर्व होता है कुछ इस तरीके का होता है, एज कंपेयर टू पीडी पंप। पंप का ग्राफ जाता है सीधा, अरे भाई स्ट्रेट जाता है, लेकिन ये ग्राफ कर्व के आगे ही निकल गया थोड़ा, वो यहाँ तक होता है, ठीक है। अच्छा भाई, ये क्या होता है, ये होता है हेड, ये होता है फ्लो, सही है। और पीडी पंप में भी क्या होता है, ये हेड होता है और ये क्या होता है, फ्लो, ठीक है। हेड इन टर्म्स ऑफ मीटर और फीट होता है, और ये जो फ्लो होता है ये क्या होता है, यूएसजीपीएम या मीटर के ऊपर आर्म होता है मोस्टली। और ये हेड होता क्या है, हेड ये कैपेबिलिटी बताता है किसी भी फ्लूइड की या किसी भी पंप की, कि वो इन टर्म्स ऑफ हाइट किसी चीज को कितना, या इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस किसी चीज को कितना ट्रेवल करा सकता है। प्रेशर इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस होता है ये हेड बेसिकली, ठीक है। अच्छा भाई, सेंट्रीफ्यूगल पंप का ग्राफ वगैरह भी आपने देख लिया। अब मेरे पास एक प्रॉब्लम आया, मेरे पास भाई वही वाले भाई आकर जो हमें कल से तंग कर रहे हैं, उनका नाम क्या है, अशफाक भाई, ठीक है भाई। अशफाक भाई आया, कहते हैं भाई मुझे पंप लगाना है, और पंप के अंदर आप क्या कर दे भाई, कि मुझे एक जगह पे प्रेशर लेके जाना है, यहाँ पे एक बार है तो मुझे एक जगह 7 बार या 10 बार प्रेशर लेके जाना है, तो आप मुझे पंप लगा के दे दे। हमने कहा ठीक है भाई, हमने हाई से खोल लिया और पानी के लिए पंप लगा दिया। हमने एक एनर्जी, एक मटेरियल स्ट्रीम यहाँ पे डिफाइन कर दी। अच्छा, इसको मैंने कैसे डिफाइन किया, यहाँ पे इनलेट है, ये इसको कनेक्ट कर लिया, आउटलेट पे एक स्ट्रीम है, उसका नंबर कितना है 2, तो मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। अच्छा, यहाँ पंप के अंदर एक एनर्जी स्ट्रीम देनी पड़ती है, तो मैंने इसका नाम क्या कर दिया, E001, ठीक है। जब तक मैंने ये एनर्जी स्ट्रीम नहीं दी थी तब तक ये पंप किस कलर का था, रेड कलर का था। मतलब क्या है, इसके सारे इनपुट जो स्ट्रीम्स हैं वो कंप्लीट नहीं थी, ठीक है। अब ये पंप क्या है, सिल्वर और येलो कलर का है, मतलब इसके अंदर
जो प्रोसेस के इनपुट है वो कंप्लीट नहीं है। पहले स्ट्रीम का इनपुट कंप्लीट नहीं था, प्रोसेस का इनपुट कंप्लीट नहीं, यानी कंप्लीट नहीं है। ठीक है, अब हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला तो क्या, कि हम जाके सीधा सीधा क्या करें, पंप के अंदर या तो उसको ड्यूटी प्रोवाइड कर दें, और या क्या कर दें, डेल्टा पी दे दें। ठीक है भाई, हमने कहा कि भाई पंप का जो प्रेशर डिफरेंस है वो कितना है, 1 बार है ना। तो हमने कहा कि भाई 10 बार तक वो क्या कर रहा है, अपना प्रेशर डिफरेंस लेके जा रहा है। ठीक है, ये खुद ही कैलकुलेट कर लेगा, यानी मुझे वहां तक पहुंचाना है तो 9 बार, 11 बार पहुंच रहा है। ठीक है, मतलब क्या, मैंने 1 बार ज्यादा कैलकुलेट कर दिया, उसने क्या करा, डेल्टा पी तो आपको पता होगा ना भाई, P1 - P2 बराबर होता है डेल्टा पी के। तो इसको मैंने क्या करा कि इतना पहुंचा दिया भाई, कि जैसे मुझे वहां अगर 10 बार पहुंचाना था तो मैं इधर क्या करता, 9 बार। तो P1 + डेल्टा पी हो जाता और P2 निकल जाता है यहाँ पे। यहाँ हमारे पास कितना आ जाएगा, 10 बार। ओके, अच्छा भाई, कुछ चीजें हैं जो पंप के अंदर हम कैलकुलेट करते हुए एज अ कांस्टेंट रखते हैं। टाइप्स ऑफ पंप एफिशिएंसी आप खुद पढ़ेंगे। एडियाबैटिक एफिशिएंसी होती है, आइजोथर्मल एफिशिएंसी होती है पंप के अंदर भी, कंप्रेसर में भी। ठीक है, और आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी भी होती है पंप के अंदर भी। तो इसको इतना कोई खास समझने की जरूरत नहीं है अभी फिलहाल, आप सिर्फ एडियाबैटिक एफिशिएंसी पे ही रखें। और पंप की एफिशिएंसी हम कंसिडर करते हैं कि 75%, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा पंप एफिशिएंट होगा तो पावर कंज्यूम करेगा। ये आप सब खुद पढ़ सकते हैं पंप के एफिशिएंसी ग्राफ के अंदर। एक होता है बेस्ट एफिशिएंसी पॉइंट, जो आपको इस तरीके का एफिशिएंसी का ग्राफ होता है, जो आपको इस जगह मिल रहा होता है। मोस्टली ये 70 to 75% तक पे ही लाई कर रहा होता है। अगर हम ज़्यादा एफिशिएंसी पे जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, फ्लो बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमारे पास क्या हो जाएगा, पंप का जो प्रेशर हेड है, जो प्रेशर इन टर्म्स ऑफ हेड मुझे चाहिए आगे, वो क्या होगा, कम हो जाएगा। सही है, तो हम इसीलिए क्या करते हैं, बेस्ट एफिशिएंसी पॉइंट निकालते हैं। ये कैसे निकालते हैं, हाइसिस के अंदर भी निकाल सकते हैं। अब मैंने एक चीज देखी भाई, अशफाक भाई को मैंने एक चीज बताई, मैंने कहा आपके पास जो पंप आपको चाहिए उसके पास पावर, पंप में हम हमेशा क्या स्पेसिफाई कर रहे होते हैं जब भी हम पंप खरीदने जाते हैं भाई, घर के लिए भी के 1 HP 2 HP 3 HP का पंप। ठीक है, इस तरह यहाँ पे भी होता है। यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, पंप की जो एनर्जी आ रही है वो कितनी आ रही है, किलोवाट में आपको दिख जाएगी तो ज्यादा आसान है। जैसे यहाँ दिख रही है कि 0.58 किलोवाट इस पंप की क्या है, पावर रिक्वायरमेंट है। अगर मुझे पंप लगाना है तो मैं क्या बोलूंगा भाई, कि 1 किलोवाट का दे दें, क्योंकि हम स्टैंडर्ड ले रहे होते हैं, या ½ किलोवाट के 1 किलोवाट या 1.5 या 2, फिर ऐसे ही चल रहे होते हैं। ठीक है, तो 0.58 का कोई पंप नहीं होगा। यानी अगर आप बनवाना चाहें तो बनवा सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड के अंदर जो वेंडर्स होते हैं, जो पंप बेचने वाले होते हैं, उनके पास ये अवेलेबल होता है पहले से बना हुआ, तो हम वही खरीद लेते हैं भाई। ठीक है, तो हमने अशफाक भाई को ये बता दिया कि भाई आपको अगर वहां पे 10 बार प्रेशर चाहिए, ठीक है, आउटलेट के ऊपर, तो आपने क्या करना है भाई, एक पंप सेलेक्ट कर लेना है ऐसा जो 1 किलोवाट पावर दे सके। ठीक है, जिस, और वो पावर किस एफिशिएंसी पे देगा, वो 75% एफिशिएंसी पे देगा, और उसका प्रेशर डिफरेंस हमेशा कितना मेंटेन होगा, 9 बार का। ठीक है, ये प्रेशर डिफरेंस क्या होता है भाई, प्रेशर डिफरेंस बताता है डेल्टा पी बराबर है क्या, P1 - P2, इनलेट माइनस आउटलेट का प्रेशर। और ये जो आउटलेट का प्रेशर है इसके अंदर, इनलेट का जो प्रेशर है इसमें तो सीधा सीधा सक्शन प्रेशर होता है। ठीक है, और आउटलेट का प्रेशर जो है उसके अंदर क्या क्या होता है, आउटलेट के प्रेशर के अंदर ये जो आपके लाइन लॉसेस है, मेजर लॉस, माइनर लॉस जिसे आप कहते हैं, वो आपका जो स्टैटिक हेड है, आगे जितना हेड आपको, यानी कि जितने एलिवेशन डिफरेंस पे आपको चाहिए होता है वो, उसका लॉस। फिर
1-2% के हमारे और माइनर लॉसेस होते हैं जो एल्बोज वगैरह की वजह से आते हैं, तो वो सब भी। तो ये इस प्रेशर डिफरेंस को, यानी इस प्रेशर को हम डायनेमिक लॉस कहते हैं। और ये तो सक्शन प्रेशर है, सक्शन लॉस है। आपका एलिवेशन ऑलरेडी स्टैटिक लॉस, या अगर स्टैटिक लॉस नहीं है तो लाइन लॉस उसका, ठीक है। तो डेल्टा पी जो होता है आपका क्या होता है, डायनेमिक प्रेशर डिफरेंस होता है। और ये जो आपके पास पंप का जो कर्व होता है, जो मैंने अभी बताया था हेड वाला, ये हेड, ये असल में जो आपको हेड मिलता है ये भी आपका क्या है, डायनेमिक हेड ही होता है, ठीक है। ये जो हेड होता है ये डायनेमिक हेड होता है, मतलब ऑलरेडी प्रेशर डिफरेंस उसके यानी लॉसेस वगैरह निकाल के हम हेड कैलकुलेट कर रहे होते हैं। अच्छा भाई, पंप के अंदर हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, कि हमारे पास टाइप ऑफ पंप क्या है। हाइसिस के अंदर ये आप स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि आपको टाइप ऑफ पंप कौन सा चाहिए, लेकिन पंप के अंदर आपको एक चीज चाहिए होती है कि इसका कर्व कैसा बनता है। तो पंप के कर्व निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे प्लॉट कर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका पंप क्या है, ऑपरेटिंग पॉइंट का कर्व है। अगर आपको इसके अपने कर्व चाहिए तो आप ये जनरेट कर्व कर देंगे, ठीक है। जो डिजाइन हेड आपको चाहिए होता है तकरीबन, मैंने कह दिया कि भाई 100 का मुझे डिजाइन हेड चाहिए, तो ये खुद ही क्या कर देगा, कर्व जनरेट कर देगा। और अगर आप इसको प्लॉट कर लें सबको, तो ये देखेंगे आपके पास 3 तरीके के कर्व आ जाते हैं। वो आपको 3 पॉसिबल कर्व दे देता है, जिसके अंदर ये जो आपका पॉइंट है ये आपका ऑपरेटिंग पॉइंट है। कह रहा है कि भाई आपका जो पंप है, सिस्टम कर्व आपको पता है, ये सब आप खुद पढ़ेंगे भाई, सिस्टम कर्व क्या होता है और ऑपरेटिंग कर्व क्या होता है, ये सब आप देखेंगे भाई। और मोर देन दैट आपको पंप के अंदर एक चीज और चाहिए होती है, जो उसका सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है, NPSH अगर मैं ये पंप लगाऊंगा एक बार से 10 बार प्रेशर लेके जाने के लिए, तो उसका NPSH कितना आया है, 9 पॉइंट, समझ लेंगे 10 मीटर आया है, ठीक है। NPSH क्या होता है, ये वो प्रेशर बताता है आपको कि जिस पे कैविटेशन नहीं होगी। कैविटेशन क्या होती है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जो फिटिंग करवा देता है पंप के अंदर। और ये प्रोसेस कब होता है, जब पंप के अंदर पंप अपने प्रिंसिपल से डेविएट करता है, यानी बर्नौलीज प्रिंसिपल से डेविएट करता है। तो पंप के अंदर क्या होता है, वेपर फॉर्म होते हैं जो इनिशियली एक्सप्लोड करते हैं, वेपर यानी बहुत बड़ा बनता है। और जैसे ही वेपर का मॉलिक्यूल पंप के इम्पेलर पे जाता है, तो वेपर का मॉलिक्यूल का साइज क्या होता है, प्रेशर बढ़ने की वजह से कम होता है, तो वो इम्प्लोड होता है, मतलब छोटा हो जाता है साइज में, जिसके नतीजे में एक शॉक वेव जनरेट होती है, जो हिट करवाती है कहाँ पे जाके, पंप के इम्पेलर के वेन्स पे, जो क्या काम करती है भाई, फिटिंग करवा देती है। सही है भाई। पंप के अंदर फिलहाल यही चीज है। अब आप देखें कि आप क्या क्या चीजें मैनिपुलेट कर सकते हैं। इस बार तो अशफाक भाई ने कहा कि भाई मुझे क्या पता है, अरे भाई, कि मुझे वहां पे कितना प्रेशर चाहिए। इसको 2 तरीके से हम सिमुलेट कर सकते हैं। एक तो मैंने डेल्टा पी दे दिया अंदर, ठीक है। और फिर मैंने दूसरी चीज क्या देखी, कि उसकी रिक्वायरमेंट देख ली। उसने कहा कि भाई मुझे 10 बार चाहिए आगे आउटलेट पे। मैंने कहा ठीक है, मैंने यहाँ आउटलेट स्ट्रीम पे आके भी अगर मैंने 10 बार सेट किया, पंप फिर भी सिमुलेट हो जाएगा। सही है, टेम्परेचर वो खुद ही निकाल लेगा अपना, उसको आपको निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तीसरी चीज क्या है, अगर वो अशफाक भाई गए कि भाई मुझे ना आउटलेट प्रेशर पता है ना पंप का डिफरेंशियल, एक नया केस लिया है, बोले भाई मेरे पास एक पंप लगा हुआ है, ठीक है, उसका ना मुझे चेक करना है कि वो आउटलेट प्रेशर कितना देगा। तो आप क्या सवाल करेंगे, भाई क्या पंप की पावर पता है या कुछ डेल्टा पी पता है। वो कह रहा है भाई डेल्टा पी नहीं पता। डेल्टा पी पता होता तो मैं खुद नहीं निकाल लेता। तो फिर आप कहेंगे कि भाई आप ये बताओ कि पंप कितने एचपी का है। तो आपको वो बताता है कि भाई 1 एचपी का पंप है या 1 किलोवाट का पंप है ना। तो आप गए यहाँ पे, सीधा एनर्जी स्ट्रीम आपने खोली, उधर जाके आपने क्या करा, 1 किलोवाट डिफाइन करा दिया, ठीक है। तो 1 किलोवाट जब डिफाइन कराया, तो आपने अशफाक भाई को बताया कि भाई आपका जो पंप है मैक्सिमम 16.3 बार तक का प्रेशर आउटलेट पे दे सकता है। सही है।
हाँ भाई, तो फिलहाल यहाँ तक अभी किसी को सवालात आ गए पीछे लगता है? सवाल है अगर किसी को? हाँ भाई, किसी को सवाल है कोई तो पूछे जल्दी जल्दी। कोई सवाल नहीं है? चलिए जी, आगे बढ़ते हैं फिर। ये मैंने आपको बता दिया क्या, पम के बारे में पूरी चीजें। और इसमें भी आपको वही मिल जाएगी एग्जाम्पल के अंदर कि कैसे पम्प लगेगा, क्या क्या चीज आप देख सकते हैं। अच्छा, आउटलेट पे अगर आप टेम्परेचर देंगे तब भी वो पंप सिमुलेट कर सकता है। सही है, क्योंकि वो टेम्परेचर से अपनी ड्यूटी निकाल लेगा और फिर ड्यूटी से आपको सारी चीजें प्रोवाइड कर देगा। लाइक कोशिश करते हैं अभी करने की। अगर हम यहाँ पे आ जाएं, अरे भाई हमने क्या दिया हुआ है, एनर्जी दी हुई है यहाँ पे, इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, और ये हम कर देते हैं क्या, 274। ठीक है, तो अगर आप इसको टेम्परेचर देंगे ना, तो फिर भी आपको इसको क्या करना पड़ेगा, आपको प्रेशर लाजमी देना पड़ेगा। और फिर ये क्या करेगा, उस बेसिस पे चीजें निकाल लेगा। लेकिन ये थ्योरेटिकली कर सकता है ये काम, प्रैक्टिकली नहीं कर सकता। प्रैक्टिकली जब आप, यानी आप जब हैशेस पे कर रहे होंगे, तब ये क्या करेगा, एक एरर दे देगा। अब ये एरर क्यों आया हमारे पास, मैंने आपको कल से एक चीज बताई है डिग्री ऑफ फ्रीडम की, कि ये डिग्री ऑफ फ्रीडम से डेविएट कर गया। मैंने इसको एक्सट्रीमली ओवर स्पेसिफाई कर दिया। जब भी आप ओवर स्पेसिफाई करेंगे ना किसी चीज को, यानी वो प्रॉपर्टीज दे देंगे जिसकी इसको रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये क्या करेगा, आपको एरर दे देगा, कंसिस्टेंसी एरर। और इस सेक्शन को ये क्या कर लेगा, होल्ड पर ले जाएगा। तो आपको क्या करना है भाई, आपको पैरामीटर्स चेंज करके चेक करना है, आपने किसी और वेरिएबल का पैरामीटर देना है और फिर चेक करना है कि हाँ भाई ऐसा आ रहा है कि नहीं आ रहा, और एक्टिव करके चेक करना है। ठीक है, तो ये आप, अब जैसे अगर मैं हीट एक्सचेंजर होगा, हीट एक्सचेंजर में अगर मैं, या कूलर कह लें, कूलर में अगर मैं प्रेशर दूंगा तो शायद वो नहीं चलता, टेम्परेचर दूंगा आराम से चल जाएगा। तो आपको इसकी एग्जाम्पलें भी करनी है, इतना कोई खास है नहीं है ये वाला सेक्शन। अच्छा, आप इसको ना टेम्पलेट्स को सेव करते जाएंगे सारे को, जो भी आप काम करेंगे। ये जैसे इसके अंदर जो एग्जांपल है पंप की एफिशिएंसी की, ये आप लोग डायरेक्ट एफिशिएंसी की एग्जांपल्स नहीं करिएगा। इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस होंगे, जैसे ये बीच में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, कहाँ गया ये वाला। ठीक है, ये दो पंप है, ये एक पंप है, इसका हमें क्या निकालना है, आउटलेट प्रेशर। अगर मैं 84 बार तक लेके जाऊं तो मुझे क्या क्या चीज़ें, टेम्परेचर कितना चेंज आएगा, कितना मुझे प्रेशर यानी डिफरेंस मिलेगा, डेल्टा पी मुझे कितना मिलेगा, वो सब आपको क्या करना है, खुद एज अ एग्जाम्पल अपने पास सेट करनी पड़ेगी सेव करके। ठीक है, अगर एवरीथिंग सही है, यानी सारी की सारी चीज़ें सही हैं, तो यहाँ क्या होगा, ग्रीन बार आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि हाँ यार सब सही चल रहा है। ठीक है, अगर सब सही नहीं है तो आपको क्या होगा, ग्रीन बार हट जाएगा। अब आप क्या करेंगे, पंप की एफिशिएंसी को चेंज करेंगे। ठीक है, इसकी डिफॉल्ट एफिशिएंसी तो 75% है, आप क्या करेंगे, 50% एफिशिएंसी पे मुझे बाकी सारा आउटलेट पैरामीटर देंगे, डेल्टा पी देंगे, और इसकी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो भी देंगे। ये सब आप काम कर सकते हैं नेक्स्ट वीक तक, क्योंकि आपका तब तक ये सब इंस्टॉल हो जाएगा हैसेस वगैरह। और एक फर्दर स्टडी क्या करनी है भाई, क्या आप अभी छोड़ दिएगा? ठीक है, फर्दर स्टडी हम बाद में करेंगे कैसे करना है। फिलहाल आप नेक्स्ट जो वीक है, संडे माइट बी, मेरे ख्याल से सैटरडे को क्लास होगी ना बल्कि, तो आप मुझे सैटरडे तक ये सारी चीज़ें करके दे दिएगा, कोई इशू नहीं है। एक पंप लगा के देना है, ऊपर इक्वेशन ऑफ स्टेट में क्या करना है, दो इक्वेशन ऑफ स्टेट्स हैं चैप्टर 2 के अंदर, उसके मुझे सारी चीज़ें सॉल्व करके देनी है। और एक काम करिएगा, अपना जो वर्ड डॉक्यूमेंट है जो आप बना रहे हैं उसको चैप्टर वाइज ही करिएगा, और हर चैप्टर के एंड में कंक्लूजन जरूर डालिएगा कि आपने क्या सीखा। सही है,
अब फ्लूइड्स हमारे पास तीन तरीके के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अगर किसी के दिमाग में ये है कि सॉलिड फ्लूइड नहीं है, ट्रैवल नहीं करता, फ्लो नहीं करता, तो ये बिल्कुल ही गलत है। सॉलिड्स भी हम फ्लो करते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर आप अपने हाथ में पाउडर गिरा लें और उसको फूंक मारे तो वो क्या करता है भाई, हवा में एक जगह से दूसरी जगह चले जाता है। सॉलिड, वो जो पाउडर है वो क्या है, फाइनली कन्फाइंड सॉलिड है, बट फिर भी क्या है, स्टेट ऑफ मैटर पे तो सॉलिड है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जो सैंड है, रेत है, ये भी सॉलिड ही होता है, और ये भी क्या होता है, फाइनली कन्फाइंड ही होता है। और इसके अंदर भी क्या चीज है भाई, कि ये भी एक जगह से दूसरी जगह क्या कर रहा होता है, ट्रेवल कर रहा होता है। ठीक है भाई। भाई साहब, इसके बाद आते हैं पंप के बाद क्या है, कंप्रेसर। कंप्रेसर और पंप दोनों आपस में भाई भाई हैं, ठीक है। लेकिन फर्क क्या है, पंप यूज होता है लिक्विड्स के लिए, कंप्रेसर जब हमें गैस को ट्रेवल कराना होता है तब हम कंप्रेसर यूज करते हैं। सेम एप्लीकेशन है, सेम चीजें हैं जो आप कर रहे होंगे, ठीक है, बिल्कुल ही। अब क्या है, लेकिन कंप्रेसर में मुझे क्या चाहिए भाई, गैस चाहिए, तो मैं एक लगा के दिखाता हूँ आपको। सही है। ये जो कर्व जो जनरेट वाली कहानी है, ये जो मैंने आपको दिखाई थी, ये आपको मैनुअल में नहीं मिलेगी। ये एक एक्स्ट्रा चीज है जो मैंने आपको बताई है। तो आप मुझे पंप के कर्व भी निकाल के देंगे, ठीक है। किसी को कोई मसला होता है इन केस, आप मुझे बता दीजिए, कोई इशू नहीं है। कंप्रेसर के अंदर हमने क्या कर दी, वही सारी चीजें हमने क्या कर दी, डिफाइन कर दी भाई। मैंने यहाँ पे प्रेशर दिया हुआ होगा, इसको हम हटा देते हैं पहले। और पहले हम क्या करते हैं भाई, हमें क्या करना है, स्टीम को कंप्रेस करेंगे हम, क्योंकि उसको तो कंप्रेस करेंगे नहीं हम, लिक्विड वाटर को। तो हम क्या करते हैं भाई, वेपर फ्रैक्शन क्या कर देते हैं, जीरो कर देते हैं। अच्छा, ये जो एक्वस फेज है ना, और ये जो यहाँ टेम्परेचर बता रहा होता है, ये ये बिल्कुल 99 डिग्री फ़ारेनहाइट, देखिए 99.59 डिग्री फ़ारेनहाइट सेंटीग्रेड बता रहा है। मतलब ये हमें उस जगह का टेम्परेचर बता रहा है जहां पे वाटर के मॉलिक्यूल वेपर बनना शुरू हो गए हैं, यानी वाटर के मॉलिक्यूल अपने वेपर प्रेशर से एक्सीड कर गए हैं। यानी एक आपको पता होगा, एक होता था बबल पॉइंट, एक होता था ड्यू पॉइंट, ठीक है। तो ये बबल पॉइंट है इसका, वाटर का। सही है। अगर आपको मैं बोलूँगा बबल पॉइंट ऑब्जर्व करके बता दूं, तो आप मुझे ऐसे बता सकते हैं कि वेपर फ्रैक्शन जीरो रख दें, प्रेशर मैंने एटमॉस्फेरिक लिया हुआ है। बबल पॉइंट अगर मैं पूछूंगा तो आप मुझे एक स्पेसिफिक प्रेशर पे ही बता देंगे, लाजमी सी बात है। तो वो प्रेशर मैं खुद डिफाइन करके दूंगा, तो आप मुझे क्या बता देंगे, टेम्परेचर बता देंगे, वो भी ऐसे। ठीक है। तो अब आ जाते हैं आगे, हमारे पास आ गई भाई स्टीम, ठीक है। अब मैंने कहा कि भाई स्टीम को मैंने एक बार से 10 बार तक क्या करना है, कंप्रेस करना है। और अगर मैं दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, कंप्रेसर चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये क्या एरर दे रहा है, देखते हैं। क्योंकि ये अपने बबल पॉइंट पे है, तो इसमें लिक्विड भी हल्का हल्का सा, जब भी ये कंप्रेस होने के लिए जाएगा तो ये कंसिडर कर रहा है। तो हम क्या करते हैं भाई, कि इसको यहाँ से हटा के हम प्रॉपर वेपर, यानी कंप्रेसर को जो इनलेट चाहिए होता है ना, वो बबल पॉइंट का नहीं चाहिए होता है, वो हम देंगे तकरीबन इसको सैचुरेटेड स्टीम का टेम्परेचर जो होता है अराउंड 109, 108, 110। जैसे ही देखे मैंने स्टीम को चेंज किया, टाइप ऑफ स्टीम चेंज की, सैचुरेटेड स्टीम करी, इसने क्या कर दिया, पूरा कन्वर्ज कर दिया। हमें ये कैसे पता चलेगा कि यूनिट पूरा कन्वर्ज है, ये देखें इसकी आउटलाइन ब्लैक आ रही है। पहले इसकी आउटलाइन क्या आ रही थी, येलोइश आ रही थी। तो जैसे ही वो ब्लैक हो जाएगी ना पूरी इसकी आउटलाइन इक्विपमेंट की, तो मतलब क्या है कि हमारा कंप्रेसर सही चल रहा है। कंप्रेसर भी दो तरीके के होते हैं, पीडी और सेंट्रीफ्यूगल। सेम कॉन्सेप्ट होता है पीडी और सेंट्रीफ्यूगल का कंप्रेसर के लिए। अच्छा, कंप्रेसर का जो पावर ड्यूटी होती है इन कंपैरिजन विद पंप थोड़ी ज्यादा होती है, ठीक है। क्योंकि ऑलमोस्ट वो हाई प्रेशर पे डील कर रहा, हाई टेम्परेचर पे डील कर रहा होता है। और हाई टेम्परेचर पे होता है तो ऑलरेडी उसका प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा हो रहा होता है गैस का,
जिसको डील करना होता है। तो गैस को कंप्रेस करना थोड़ा सा आसान और कभी कभार मुश्किल बन जाता है। मोस्टली आसान होता है लेकिन मुश्किल इसलिए बनता है क्योंकि कंप्रेसर एक ऐसा इक्विपमेंट है जिसको जो अगर कैविटेट कर गया तो उसको थोड़ा टाइम लगता है हमें उसको उसके नॉर्मल ऑपरेशन पे लाने पे। क्योंकि जब पंप कैविटेट होता है आप तो क्या करते हैं, मैं सीधा सीधा सक्शन के ऊपर आपने क्या कर दिया, पानी की लाइन लगा दी, उसको पूरा भर दिया सक्शन को, फिर उसको चलाया तो वो चल जाता था। कंप्रेसर में तो आप लिक्विड डाल ही नहीं सकते, तो कंप्रेसर का कैविटेशन मेथड थोड़ा सा अलग होता है। तो उसको हम अभी डिस्कस नहीं करते क्योंकि थ्योरेटिकली चीज थोड़ी सी आगे चली जाएगी। ठीक है, फिलहाल आप इसको इतना ही रखिएगा जितना मैंने वो कहा है। कंप्रेसर के अंदर भी आप उन सारी चीज़ों पे ही मैनिपुलेट कर सकते हैं जिनको आप करना चाहते हैं। मोर देन दैट, कंप्रेसर के अंदर आप क्या करें, अगर टेम्परेचर डिफाइन कर दें लाइक 100, सॉरी 500, इसको अगर हम कर दें 115 डिग्री C, तो भी कंप्रेसर क्या करता है, प्रेशर बता देता है। ठीक है, तो ये फिलहाल समअप है अभी का। आप जल्दी जल्दी सवाल करें। ठीक है, अगर अभी ख़त्म नहीं हो रहा ये सब, ठीक है, मुझे ज़रा 1 सेकंड दे, मैं अपनी सेटिंग थोड़ी सही कर लूँ। तब तक आप मुझे सवाल मैसेज करते रहें। साथ साथ मैं अभी देखना शुरू करने वाला हूँ सवाल भी। एक चीज़ मेरी माइक की सेटिंग थोड़ी सी आउट हो गई, ज़रा मुझे 1 मिनट और चाहिए होगा। तो जी हाँ, वेपर प्रेशर क्यों जीरो रहेगा बेटे? वेपर फ्रैक्शन, अच्छा, वेपर फ्रैक्शन हम तो कंप्रेसर के अंदर 1 रखेंगे जब भी हम कंप्रेसर कर रहे होंगे ना। तो वेपर 1 सेकंड में आपको दिखा दूं। देखें, एक वेपर प्रेशर एक अलग चीज है, वेपर फेज एक अलग चीज है। कंप्रेसर के अंदर हम क्या करेंगे, जब भी काम करेंगे तो इसको हम हमेशा क्या रखेंगे, 1 की तरफ रखेंगे। सही है, तो ये खुद ही कैलकुलेट कर देगा सारी चीजें। सही है भाई। और कोई सवाल अभी? क्लियर है बहन? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्योंकि वेपर फेज जीरो का मतलब है वो लिक्विड होगा वहां पे। तो जब लिक्विड आएगा तो कंप्रेसर लिक्विड पे चलता ही नहीं। कंप्रेसर एक स्पेशली डिजाइन इक्विपमेंट होता है फॉर गैसेस ओनली। तो फिलहाल आज हमने 3 चैप्टर कर लिए हैं, पंप पढ़ लिया, कंप्रेसर पढ़ लिया। ठीक है, होपफुली अगले क्लास में 3 चैप्टर और पढ़ेंगे। ठीक है, और थोड़ा सा आगे की तरफ जाएंगे अब। जब तक आप सबके पास अगली 2 क्लासों में हम तकरीबन 6 चैप्टर कर लेंगे, और कोशिश करेंगे कि इस मैनुअल को तो हम शायद ख़त्म कर लें। तो होपफुल सॉरी सॉरी गाइस, तो होपफुली ये है कि हम अगली 2 सैटरडे संडे में, अगले सैटरडे संडे में हम हाइसिस से शायद निकल जाए।
और अगर नहीं निकल पाए तो उसके अगले वीक में हम सैटरडे तक हम निकल जाएंगे हाइसिस से। फिर हम इसकी थोड़ी रिकैप लेंगे, फिर हम जाएंगे प्लस की तरफ, और फिर हम प्लस को भी हम इसी तरीके से ही देखेंगे, पहले चलाना सीखेंगे, प्लस थोड़ा सा डिफरेंट है। फिर हम कहाँ आएंगे, अपना कॉर्फ की तरफ, ठीक है। और इस दरमियान में हम यूनिसिम भी देख लेंगे, बल्कि पहले कॉर्फ से पहले हम यूनिसिम देखेंगे। हाइसिस पे मैंने अभी आपको लाइन साइजिंग भी बता दूंगा कि कैसे करनी है, केस स्टडी भी बता दूंगा कि कैसे करनी है, ठीक है। तो हाइसिस शायद अगले वीक नहीं हो पाए, चैप्टर्स तो ये खत्म हो जाएंगे ना, लेकिन अब मुझे कुछ एडिशनल चीजें करानी है। क्रूड भी कैसे, क्रूड एसे को हम डिफाइन करते हैं वो भी बताना है। तो और कोई सवाल जल्दी जल्दी करें, फिर नमाज का भी टाइम हो गया है। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ। सर एक इशू आ रहा है कि क्योंकि हमने ऑनलाइन लेक्चर जो रिकॉर्ड हो रहे हैं वो दे रहे हैं, तो आप थोड़ा सा ये बोल दीजिएगा कि लेक्चर जो चल रहा है वो ज्वाइन ज़रूर करें, क्योंकि क्योंकि हम लोग ऑनलाइन दे रहे हैं और वो वीडियो लेक्चर्स वगैरह अपलोड कर रहे हैं, तो काफ़ी जो है ना लोग ढीले हो रहे हैं, वो लेक्चर ज्वाइन ही नहीं कर रहे। हम ऑनलाइन लेक्चर आपसे प्रोवाइड नहीं करेंगे, ठीक है। और हम जिसका भी कोई एक स्पेसिफिक रीजन होगा क्लास नहीं लेने का, सिर्फ उसको हम रिकॉर्डिंग दे देंगे, लेकिन वो भी तब जब वो हमें क्लास से पहले बताएगा कि आज शायद वो क्लास नहीं दे पाएगा इस एडिक्वेट रीजन के तहत। और ठीक है। मेरी बहन ने एक सवाल किया है, बतूल बहन ने, कि पम का कर्व उसे क्लियर नहीं है। देखिए, पम का जो कर्व होता है वो होता है लाइक, अरे एक सेकंड रुको बहन, यहाँ थोड़ा सा इस दिख जाएगा। पम के कर्व जो होते हैं दो तरीके के होते हैं। पम का कर्व बता रहा होता है कि विथ रिस्पेक्ट टू उसका जो हेड है, यानी प्रेशर इन टर्म्स ऑफ हाइट या डिस्टेंस, हम क्या करेंगे, फ्लो को कैसे नापेंगे। यानी अगर हमारे पास हेड का प्रेशर दिया हुआ है, फर्ज करो कि 10 मीटर, कि मुझे 10 मीटर का डिस्टेंस अगर मेरा पंप दे रहा है, तो उस 10 मीटर के डिस्टेंस पे मेरा फ्लो कितना आ रहा होगा, जो फ्लो यहाँ पे इस एक्सिस पे होगा, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल पंप का कर्व इस तरह यूं क्यों होता है, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल पंप एक स्मार्ट पंप होता है, उसके पास दिमाग होता है। वो अपने आप को इस कर्व पे एडजस्ट कर लेता है कि अगर उसका फ्लो कम होगा तो वो क्या कर लेगा। अगर मुझे इसका देखो, अगर यहाँ पे फ्लो की वैल्यू कम होगी तो वो हेड क्या हो जाएगा, उसका बढ़ जाएगा। अगर मेरे पास हेड की वैल्यू, ये जो एक्स एक्स एक्सिस पे जो वैल्यू हेड की है ये कम होगी, तो मेरा फ्लो अगर मैं देखूंगा तो क्या हो जाएगा, फ्लो बढ़ा हुआ आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं अपनी फ्लो की वैल्यू कम लूंगा, मेरे पंप का फ्लो कम हो रहा है, तो उसका हेड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पंप खराब नहीं होगा, या आगे लाइन को ना पंप खराब नहीं करेगा, आगे जो भी इक्विपमेंट है उसको डैमेज नहीं करेगा। वेराज अगर मैं पीडी पंप देखूं, पीडी पंप बिल्कुल क्या होता, सीधा, मतलब उसको कोई उस बावले के पास कोई दिमाग नहीं होता। वो क्या होता है, प्रेशर दिए जा रहा होता है, फोर्स करे जा रहा होता है पंप फ्लूइड को, और प्रेशर कंटिन्यूस बढ़ाया जा रहा होता है। क्या होता है कि अगर आगे लाइन के अंदर कहीं ब्लॉकेज आ जाती है, सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या करता है, फ्लो कम करना शुरू करता है, अपना हेड बढ़ाना शुरू करता है, और इन दी एंड क्या होता है, एक टाइम आता है जब उसकी ना मोटर खराब हो जाती है, लेकिन लाइनों को कुछ नहीं होता। वेयर एज अगर मैं पीडी पंप देखूं भाई, वो अगर यहाँ ब्लॉकेज आ गई, ये पीडी पंप अपना पीछे से प्रेशर दिए जाएगा, और एक टाइम आएगा क्या, लाइन फट जाएगी, लेकिन पंप नहीं रुकेगा। तो ये एक बहुत बड़ा क्या होता है, नुकसान है पीडी पंप का। लेकिन पीडी पंप हमेशा हम कहाँ यूज करते हैं, जहाँ पे हमें लो वॉल्यूम और हाई प्रेशर रिक्वायरमेंट होती है, यानी कहीं बहुत ज़्यादा कम फ्लो देना होता है और बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर पे देना होता है, तब हम पीडी पंप यूज़ करते हैं। और जहाँ हमें हाई फ्लो और थोड़े लो प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कम प्रेशर देना है, तो हम क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल लगा देते हैं। या अगर कभी कभार ये होता है कि हम अगर हाई प्रेशर भी जाना होता है, लेकिन अगर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है आगे फ्लो करवाने का, तो हम क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप प्रेफर करते हैं, क्योंकि उसके पास थोड़ा दिमाग है, वो हमारे इक्विपमेंट डैमेज नहीं करेगा, ठीक है। वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, अपनी मोटर जला लेगा, अपने आप को ट्रिप कर लेगा, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता।
सेफ्टी उसमें अच्छी होती है हमारे पास। और भाई मुसलमानों, और कोई सवाल? मैनुअल तुम सबके पास होगा बिल्कुल। ये 3 चैप्टर बिल्कुल गौर से देखना, गौर से पढ़ना। ठीक है। क्लासेस ऑनलाइन लोगे तो फायदा है, मजा आएगा बिल्कुल। और कोशिश करेंगे कि इस सेशन के बाद जो अगला नेक्स्ट सेशन रखेंगे, यानी जो सीजन 2 होगा हमारे कोर्स का, अगर हम रखेंगे तो कोशिश करेंगे कि थोड़ा और अच्छा रखें या फिजिकल रख लें कहीं पे। तो जब आएगी बात उस पर तो तब देखेंगे। पहले फिलहाल यहाँ तक देखते हैं, यहाँ तक सबको क्लियर है अभी तक, पंप कंप्रेसर तक। अगली बार हम टाइप ऑफ इक्विपमेंट चेंज करेंगे हम, ठीक है। क्योंकि आज का टॉपिक ही रोटेटरी इक्विपमेंट्स था, तो मैंने पंप इसलिए निपटा दिया और कंप्रेसर भी निपटा दिया, ठीक है। तो हम टाइप ऑफ इक्विपमेंट के हिसाब से चल रहे होंगे। यहाँ तक सबको क्लियर है? चलो भाई, क्या बात है भाई। तो खत्म करें भाई, वलीद? तो काम करते हैं फिर, आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं बच्चों। इंशाल्लाह होपफुली मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। आपको अब से रिकॉर्डिंग्स मिलना बंद हो जाएंगी, और सिर्फ उसी को मिलेंगी कि जो काम कर रहा है, यानी जिसके कोई रीजन है अगर तो। ठीक है। और किसी को कोई सवाल, थ्योरेटिकली भी अगर कोई सवाल है तो मुझसे कर सकता है। चलो भाई, सारे के सारे अक्लमंद हैं, कोई अशफाक भाई की तरह नहीं है फजूल के सवाल लेके आता जो। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास